हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी डेवलपिंग जो कंट्री है उनके कॉन्टेक्स्ट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। लास्टली मैंने आपको जो वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मीनिंग के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे डेफिनेशंस भी बताई थी। डेफिनेशन आपने रटनी नहीं है, इन द सेंस आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं करनी है, बट डेफिनेशन को समझने से आपको आइडियाज समझ में आएंगे। आइडियाज समझने से फिर आप आंसर्स जो हैं जो यूपीएससी पूछेगी आपसे वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी टारगेट है आज का पढ़ने का हम वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है। तो चलिए 3 वर्ड आते हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो हम उन्हीं का जो डिफरेंशिएशन है या उन्हीं का जो डिफरेंट मीनिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या वर्ड है? पहला है जी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें मैन एंड मटेरियल और मेथड सारी चीजें एक साथ आपको देखने को मिलती है, यानी कि कंक्रीट स्ट्रक्चर बेसिकली। So it's a combination of necessary human beings, material, tools, equipment, and working space, etc., brought together in systematic and effective correlation to accomplish some desired result. ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई मिनिस्ट्री है या कोई डिपार्टमेंट है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों? क्योंकि एक जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था। अगर मैं हूं तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने के लिए यू नीड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है? मतलब बेसिकली एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैन भी है, मटेरियल भी है, प्लस काम करने का जो तरीका है मेथड भी है। ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का समझ में आया। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। कुछ लोगों का ये मानना था कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम होगा वो मैनेजमेंट होगी, और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सिस्टम होगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एक वर्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक वर्ड है, बट ये चीज पूरी तरीके से सही नहीं है। देखो सिंपल सी चीज लेके चलो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट अज्यूम की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर अब आपको मान लीजिए कोई गोल अचीव करना है कि हम चाहते हैं वहां पे ना मनरेगा से रिलेटेड काम हो, पंचायत जो है वो मनरेगा से रिलेटेड काम करे। ये हमारा गोल है। गोल सेट करना ये किसका काम है? ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। और अब हमने डिसाइड कर लिया कि ओके मनरेगा के थ्रू हम ये काम अचीव करने वाले हैं, हम ये काम करने वाले हैं। तो अब वो काम एक्चुअल में कौन करेगा? उस काम को करने के लिए आपको कौन से तरीके की जरूरत पड़ेगी, किन लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के तहत आती है। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन सेट द गोल, मैनेजमेंट स्ट्राइव टू अटेन इट, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ एंड्स डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। यानी कि जो मशीनरी है, ठीक है, वो क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन है। गोल सेट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और उस गोल को अचीव को किसके थ्रू किया जाता है? मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। फाइन। कोई बात नहीं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो जो हिंदी मीडियम में है उनको मैं बता दूं, प्रबंधन, प्रशासन और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में फर्क क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अब बात आती है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा, जैसे सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ को पता ही नहीं है कि नेचर का मतलब क्या होता है और स्कोप का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब कि ये सब्जेक्ट कैसा है अपने आप में। हम कहते हैं ना कि इस इंसान का नेचर ऐसा है, तो वैसे ही सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की ही एक्टिविटीज को कवर करता है,
या फिर ये सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन को तो सारे लोग मिलकर के चला रहे हैं ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो एक पीएन से लेकर के जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो सब मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो क्या हम सबकी एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, या फिर हम सिर्फ कुछ लोगों की एक्टिविटीज को ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं? तो इसके रिगार्डिंग दो व्यूज आते हैं हमारे सामने। एक तो कहता है कि नहीं जी, सारी जितनी एक्टिविटीज हैं, हर प्रकार की एक्टिविटीज, वो सारी की सारी इसमें आएंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी। और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं जी, मैनेजमेंट एक्टिविटीज अलग होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज अलग होती हैं, मैनुअल अलग है, और आपकी जो क्लरिकल एक्टिविटी वो अलग है। कहने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज अलग होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो आप ये दो व्यूज जो हैं वो याद रखेंगे। कौन कौन सा? एक तो है जी इंटीग्रल व्यू है, और दूसरा आपको यहीं पे मिल जाएगा पोस्टको व्यू है, ठीक है। मैनेजरियल व्यू, देन स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैनेजरियल व्यू के अंदर पोस्टको व्यू आएगा, ठीक है। इसको समझो आराम से। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये लोअर लेवल है, या डेस्क, या फ्रंट एंड भी आप इनको बोल सकते हो। इसके बाद में ये मिडिल ऑर्डर आ जाएगा, एंड उसके बाद में जो मैनेजमेंट है, या टॉप मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगी। तो यहाँ पे दो व्यू है। जो ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहला वो ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल व्यू। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में जो काम होता है ना, वही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल व्यू, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब आप कहोगे कि किस किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो बहुत होती है, मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग एवरीथिंग। बट एक्चुअल में प्रोडक्शन भी कहीं पे हो रहा है, एक्चुअल काम भी कहीं पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप बाहर के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हो किसी न किसी तरीके से। सिंस आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये चीज है। इंटीग्रल व्यू क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल एक्सेट्रा। इसके सपोर्टर कौन कौन है? हेनरी फायोल और एल डी वाइट है। उसके बाद में मैनेजरियल व्यू क्या कहता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हैं। अभी मैनेजरियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? तो मैनेजरियल एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे बढ़िया है इस टर्म को याद करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारी एक्टिविटीज मैनेजरियल एक्टिविटीज में आती हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एक्सेट्रा। यानी कि मैनेजरियल एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जिनका काम काम करवाना है, ना कि खुद काम करना। ओके, गेटिंग थिंग्स डन, नॉट डूइंग थिंग्स। इसके सपोर्टर कौन कौन है? ल्यूथर गुलिक है, हर्बर्ट साइमन है। एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है डज नॉट डिफर्स ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इसको समझो। अब प्लानिंग हमने मान लिया कि प्लानिंग क्या है, मैनेजरियल एक्टिविटी है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई है जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, कोई है जो ट्राइबल अफेयर के लिए काम कर रहा है। प्लानिंग तो तीनों में होती है, तो इसका मतलब अगर हम इस व्यू के हिसाब से चलें तो तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तीनों में करना क्या है, काम तो सेम ही है ना। प्लान कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल व्यू एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट डिफर फ्रॉम each does not differ on according to subject matter. ल्यूथर गुलिक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा
दोनों के दोनों व्यू ऐसा नहीं है कि अपने आप में सही है, क्या, नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज विदाउट डिफेक्ट। दोनों के दोनों व्यू अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके चलते हो तो ही एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता चलेगा। बट ऐसा सोच के चलो कि मैं तो इंटीग्रल व्यू के हिसाब से चलूँ या मैं मैनेजरियल हिसाब से चलूँ, तो दोनों ही जगह गलत है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हमें समझनी है, एग्जैक्ट नेचर का मीनिंग समझना है हमें, तो हमें डिमोक एंड डिमोक के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ये कहते हैं कि एज अ स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू डिस्चार्ज द लॉ एंड टू गिव इफेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के वो हर एफर्ट को पूरा करने की कोशिश करता है जिसमें लॉ लागू किए जाते हैं, कानून लागू किए जाते हैं, जिसमें पब्लिक पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाती है। बट एज अ प्रोसेस में क्या आता है कि जितना भी आप टाइम ले रहे हो, जितना भी आप चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा और उसके बाद में जब तक लास्ट तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो सारे स्टेप्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। मतलब अगर मैं मनरेगा वाला एग्जांपल यहाँ फिर से उठाऊं, तो मनरेगा का आपने सोचा, डिसीजन लिया और उसको लेकर के जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया, उस सारा का सारा काम आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एज ए प्रोसेस हुआ। और एज ए वोकेशन अगर मैं बात करूं, तो वोकेशन मतलब मेरा प्रोफेशन। प्रोफेशन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मान के चलूं, तो मेरा काम है इसको ऑर्गेनाइज करना और दूसरों की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे समझनी है। नेचर की बात हुई, अब नेचर से रिलेटेड विल फाइंड आउट कि क्या कोई क्वेश्चन फिर से पूछा गया है या क्या कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। हर साल है ना इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप वन रीडिंग से ही सारी चीजें इजीली सोल्व कर पाओगे, इसीलिए आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको सप्लीमेंट्री रीडिंग की भी जरूरत है। बट मेरा जितना फर्ज बनता है, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कोप के बारे में ही बात करते हैं। 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि द scope of the discipline public administration is determined by what an administrative system does। यानी कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई थी। ओके, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछता है, डज इट मीन दैट द स्कोप of this discipline is boundaryless। एक्सप्लेन करना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो 2018 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। बट इसको समझिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? पहले तो इसके लिए स्कोप को समझो, फिर हम वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं और ट्राई करते हैं इसको आंसर करने की। ठीक है जी, तो चलिए, स्कोप में क्या आता है। स्कोप में सबसे पहले समझो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। तो देखो, हम दो पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अभी आप स्टूडेंट हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, कल को आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप किसी जिले में आप एसडीएम बन करके या डीएम बन करके चले गए। ठीक है, डीसी बन गए आप। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो फर्क है। एज ए मैटर ऑफ स्टडी वो अलग चीज होता है और एज एन एक्टिविटी ये अलग चीज है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम बात एज एन एक्टिविटी की करते हैं, यानी कि जब एक ऑफिशियल
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कैसा है। तो कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नियोलिबरल टाइम में, अब नियोलिबरल क्या होता है वो आपको आइडिया नहीं होगा आई एम श्योर। नियोलिबरलिज्म एक फिलॉसफी है जो बेसिकली इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करती है, और इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि स्टेट का रोल जो है वो कम से कम होना चाहिए, स्टेट का रोल कम से कम हो और इंडिविजुअल की लिबर्टी ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रीडम ज्यादा हो, ताकि वो अपनी मनमर्जी का काम कर सके। मार्केट फोर्सेस को ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, मार्केट फोर्सेस ज्यादा एक्सपैंड हो सके, तो उसको हम बोलते हैं न्यू लिबरल आइडियोलॉजी या न्यू लिबरलिज्म। तो न्यूलिबरलिज्म में क्या होता है, स्टेट का रोल कम होता है। अब स्टेट का रोल कम होएगा तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी कम होएगा, है ना, और यहाँ पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ एक ये मानते हैं कि नियोलिबरल टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकती। जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जब तक कंट्रीज की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक आप कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोई भी कन्वेंशन फुलफिल नहीं कर पाओगे। कोई भी ढंग का काम आप नहीं कर पाओगे जब तक गवर्नमेंट खुद आकर के सिग्नेचर नहीं करती है, गवर्नमेंट खुद एक्शंस नहीं लेती है तब तक। ठीक है, यानी कि एनजीओ वगैरह कितने ही चलाते रहे, मार्केट कितना ही कहते रहे, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आप एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा तो नहीं सुलझा सकते। टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि जितना दायरा बढ़ता जाता है ना, मतलब इंसान की पहुंच, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है, जहां तक चीजों को वो खुद कंट्रोल कर सकता है वहां तक लिबरलिज्म ठीक है। लेकिन जहां पर बात कलेक्टिव एक्शन की आती है, जहां पर बात आती है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए तभी जाकर के हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, तब वहां पर हमें क्या चाहिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल स्ट्रोंग होता हुआ दिखेगा। अब जैसे हम कह दें कि चलो ठीक है स्टेट का रोल कम हुआ, लेकिन हम देख सकते हैं ना कि बहुत सारे टेरर अटैक हो रहे हैं। ठीक है, अब वो टेरर अटैक हो रहे हैं उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगा? अल्टीमेटली वो कंट्रोल कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये भी यही बात कहते हैं कि न्यू लिबरल टाइम के अंदर administration has significant role because neoliberal state has faced many problem like environmental and technological। ठीक है, तो जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इट डील्स इन मैनी वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है, इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द वेलफेयरिज्म एंड वेलफेयर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से एज एन एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ा है। कैसे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, नियोलिबरल स्टेट डेवलप हुआ है, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कि लोगों को साथ लेकर के आप डेवलपमेंट करो, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी। अब मार्केट आपको इंक्लूड करके नहीं चलेगी, मार्केट को तो जी, मार्केट तो उन्हीं को फेवर करती है जो रिच होते हैं। ठीक है, मार्केट कभी भी वल्नरेबल सेक्शन के लिए फेवर नहीं करती। तो जहां पर बात इंक्लूसिवनेस की आती है, सोशल इक्विटी की आती है, पार्टिसिपेशन की आती है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अपने आप बढ़िया होता जाएगा। देन कम्स द गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स अप्रोच, न्यू सोशल मूवमेंट एंड सोशल इक्विटी। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। इस वर्ड को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, सोशल जस्टिस या सोशल इक्विटी। फिर आती है बात एज अ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन मतलब जैसे हम आप पढ़ रहे हैं स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, तो एज अ डिसिप्लिन इसका दायरा कैसे बढ़ता है या घटता है, इसके लिए दो व्यूज हैं हमारे, दो एस्पेक्ट है। जो एक तो वो मानते हैं ना जो मैनेजरियल वाले थे, है ना, उनके हिसाब से पोस्ट को व्यू कि अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं, आप और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, हमारा डिसिप्लिन है, हमारा सब्जेक्ट है। हमारे लिए ये सिर्फ, मैं कहूँ आपको कि जाओ फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करो, तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्लान कैसे हो रहा है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, डायरेक्शन कैसे दी जा रही है, बजट कैसे बनाया जा रहा है, आप उन्हीं पे फोकस करोगे, या आप इस बात का ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है।
most of us do not know what is meant by subject matter. Don't worry, just stick to the lecture and you will know कि okay ये चीजें किस तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है. बट आई होप आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, आप बिल्कुल तो ब्लैंक नहीं होंगे. अगर बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हो ना तो भाई बता देना एक बार, ताकि मैं कुछ करेक्शन कर पाऊँ. ऐसा नहीं हो कि मैं बताए जा रही हूँ आपको पल्ले ही ना पड़े, तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का. पोस्ट को व्यू क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होती है वो सारी पोस्ट कोप के तहत आती है. जैसे हमें पोवर्टी इरेडिकेशन प्लान बनाना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले पोवर्टी इरेडिकेशन गवर्नमेंट चाहती है कि होनी चाहिए. उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ एक नई स्ट्रक्चर बनाओ जो स्पेशली इस फील्ड में काम करे, कि मिनिस्ट्री ऑफ पोवर्टी इरेडिकेशन बना दो. मतलब हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ मैं. इसके लिए सबसे पहले प्लान होएगा स्ट्रक्चर के बारे में. प्लान होगा कि एक्चुअल में हम कैसे स्ट्रक्चर चाहते हैं, कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे, कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? प्लानिंग. सेकंड स्टेप क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन. हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी स्टैब्लिश करनी है तो वी नीड ऑर्गेनाइजेशन. मैन एंड मटेरियल चाहिएगा यहाँ पे. फिर मैन एंड मटेरियल में आपको क्या चाहिएगा? मटेरियल आप ले आए, मैन की जरूरत है तो वो कहाँ से आएंगे? स्टाफिंग से. रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल. देन डायरेक्टिंग, मेकिंग डिसीजंस इन इशूइंग ऑर्डर्स. उनको आप बताओगे कि जो स्टाफ आपने हायर करे हैं उनको बताओगे कि ओके हम पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए हमने ये बनाया था, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. तो वो अलग अलग लोग हैं, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना है आपने, है ना, इंटर रिलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर जितने भी स्टाफ वर्कर हैं आपके, यू हैव टू इंश्योर कि वो सब आपको रिपोर्ट करें. अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करें कि क्या हो रहा है. और फिर आप उनको बजट प्रोवाइड कराओ काम को करने के लिए. प्लानिंग होनी चाहिए, कंट्रोल हो, एक अकाउंटिंग मेथड भी डेवलप हो, है ना. तो ये सारा पोस्ट कोप का पॉइंट ऑफ व्यू है. पोस्ट कोप व्यू फिर से आएगा जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर करेंगे ना, तब फिर से आएगा. अच्छा, इस व्यू की वैसे तो बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. वो लिमिटेशन क्या है वो समझते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ल्यूथर गुलिक, पोस्ट कोप एक्टिविटीज सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बराबर है. सब ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है, फिर चाहे वो डिफेंस का हो, एग्रीकल्चर का हो, चाहे फिर वो जल शक्ति हो, चाहे कोई सा क्यों ना हो, सबके लिए पोस्ट कोप एक्टिविटीज सेम ही है. लेकिन पोस्ट कोप एक्टिविटीज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि पोस्ट कोप व्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ओवरलुक कर देता है कि डिफरेंट एजेंसीज को डिफरेंट टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं. अब जैसे ट्राइबल एजेंसी है या ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसको अलग प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. नॉर्थ ईस्ट वाली है, उसको अलग फेस करनी पड़ेगी. राइट, जो वुमेन एंड चाइल्ड के लिए काम करती है उसको अलग प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो पोस्ट को व्यू इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता एंड इट इग्नोर द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर पे हम अभी आएंगे. यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कोई बात ही नहीं होती. बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पोस्ट को व्यू बात करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में. ये कहीं पर भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो एक डायनामिक एस्पेक्ट होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बारे में कहीं पर भी बात नहीं की जाती. यानी कंक्रीट कहूँ मैं या फिर मैं इसको रिजिड स्ट्रक्चर कहूँ, उसी को ही लेकर के ये फोकस कर रहे हैं. डायनामिक एस्पेक्ट उसको बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया है. ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ क्लियर हुआ हो. वी कैन से कि जो स्कोप है एडमिनिस्ट्रेशन का वो काफी नैरो होता जा रहा है. अगर हम पोस्ट को व्यू लेके चलें तो इसका जो स्कोप है वो काफी नैरो है, इनवर्ड लुकिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से ही एक अपने आप को कंसर्न रखता है, टॉप मैनेजमेंट तक ही सीमित है. पोस्ट को व्यू का एक और व्यू आता है. अब पोस्ट को व्यू के अगेंस्ट में अगर मैं कहूँ तो दैट इज सब्जेक्ट मैटर व्यू. सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक से डील करता है, बल्कि जो जिस फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑर्गेनाइजेशन है,
डिफेंस में है, एक है जी तीन ही लेके चलते हैं चलो। डिफेंस है, ट्राइबल है और ट्रेड है। डिफेंस में हमें अपने जो बॉर्डर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट कोप टेक्निक से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफेंस न केवल हमारी एक्टिविटीज बल्कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्राइबल ट्राइबल में हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो इनके हिसाब से भी सही हो। राइट। ट्रेड में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे हमारा ट्रेड बढ़िया हो, हम ट्रेड सरप्लस की तरफ जाना चाहते हैं। राइट। तो तीनों के तीनों में आपने प्लानिंग तो करी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्लानिंग भी तो आप उनके हिसाब से करोगे ना। आपने कहा भी ट्रेड में इस तरीके से मैंने प्लान किया, सेम तरीके से आप डिफेंस में प्लान कर लो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही फील्ड के अंदर सेम तरीके से प्लानिंग हो रही हो। वही सब्जेक्ट मैटर है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट मैटर का एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं, बहुत इजी है समझना आपके लिए। ओके, जैसे सब्जेक्ट मैटर आपको बताता है जिस फील्ड के बारे में आप स्टडी कर रहे हो उसमें किस प्रकार की वैल्यूज हैं, किस प्रकार के डॉक्ट्रिन्स हैं, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, इन सारे एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है जब आप सब्जेक्ट मैटर की बात करते हो तब। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो क्या इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर सबसे बढ़िया है, पोस्ट कॉप से बढ़िया है? नहीं जी, क्योंकि लेविस मेरियम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना एक दो धारी तलवार की तरह है, या अगर मैं कहूँ कि कैंची के दो हिस्सों की तरह है, दो ब्लेड्स की तरह है। एक ब्लेड अगर पोस्ट कॉप है तो दूसरा ब्लेड क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। और सीजर को या कैंची को सही तरीके से काम करने के लिए ही दोनों ब्लेड का सही तरीके से काम करना जरूरी है, तभी वो एक इफेक्टिव टूल बन पाएगा। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ये चीज हम तब भी करेंगे जब हम बात करेंगे बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, डिसाइड करना और काम करना। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन ऑब्वियसली आपने डिसाइड ही किया, काम नहीं किया, तब भी बात नहीं बनेगी। इसीलिए द फर्स्ट इट मीन्स डिसाइडिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डूइंग थिंग्स। one cannot conceive of any discipline without thinking or deciding, and public administration is a broad ranging and amorphous combination of theory and practice। इसी चीज को फिर फिफ्नर ने कंक्लूड किया है that public administration in sum include the totality of government activities encompassing exercise of endless variety and the techniques of organization and management whereby orders and social purpose are given to the efforts of vast number। तो it is a study of man, material and methods। यहाँ पर है ना, मैं आज का लेक्चर मतलब यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, बट मैं आपके लिए कुछ काम छोड़ करके जा रही हूँ आज, आपने खुद ने करना है। एक तो आपने वाकर का जो पर्सपेक्टिव है अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको स्टडी करना है। स्टडी इन द सेंस आपने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करनी है, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो यहाँ पर तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और अप्लाइड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है तब, है ना। तो आपने दोनों ही पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो कल हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपने इसको पढ़ना तो जरूर है, नो डाउट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आपको नहीं दे के जा रही मैं, बिल्कुल भी नहीं दे जा रही मैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ें, साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को भी जरूर पढ़ें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या साइंस है इसको हम अलग से डील करेंगे, डोंट वरी, बट आपने इस चीज के बारे में भी जरूर एक ओवरव्यू तो आपको पता ही होना चाहिए कि कल को मैं कुछ बात करूं आपको कुछ बताऊं तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तभी आप पॉइंट को आगे जोड़ते हुए चलोगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंस टू द पीपल, कॉजेज ऑफ इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, ये पढ़ना है। अप्रोचेस फिर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं आज का ये लेक्चर।
उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बट अगर फिर भी कहीं पे लगे कि कुछ रह गया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। फाइन, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Are you looking for best study material for public administration? 9896859767